हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच डी एजुकेशन पे। आज हम सीटेट की प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम कुछ चुनिंदा जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सीडीपी के, चाइल्ड डेवलपमेंट के, उसको हम लेकर के आए हुए हैं, जो कि सीटेट की आगामी जो परीक्षा है उसको देख करके ये प्रश्न चुने गए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आशा करता हूँ कि जो आने वाली परीक्षा है उसमें यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में बार बार सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सीटेट के अलावा यूपी टेट में भी पूछे जा सकते हैं, स्टेट में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हर तरह से शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जा करके जो हमारी पिछली वीडियो है आप उनको भी देखिए। और आशा करता हूँ आपको वो वीडियो देखने के बाद आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिलेगा, सीटेट के लिए अधिक से अधिक आपको जानकारी मिलेगी, जो कि सीटीपी और ईवीएस की जो वीडियो पड़ी हुई हैं उनकी। तो आज हम बात करेंगे सीटेट प्रैक्टिस सेट के बारे में। सीडीपी के जो प्रैक्टिस सेट हैं उसमें कुछ जो चुनिंदा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। यानी कि जो कोई बच्चा होता है, कोई बालक होता है, तो उसके ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव क्या नहीं होता है। तो शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो कोई भी बच्चा होता है तो उसके ऊपर वंशानुक्रम के ऊपर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव नहीं डालता है। तो शारीरिक लक्षणों पर जो प्रभाव होता है ये वंशानुक्रम पर प्रभाव डालता है, बुद्धि भी वंशानुक्रम पर प्रभाव डालती है, और जो चरित्र पर प्रभाव होता है यह भी वंशानुक्रम पर प्रभाव डालता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी इसके अलावा जो 3 ऑप्शंस हैं ये सभी वंशानुक्रम के ऊपर किसी न किसी रूप से प्रभाव डालती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन यानी कि दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यक्तित्व विकास में किसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यानी कि जो व्यक्तित्व विकास होता है, व्यक्तित्व विकास में डॉट डॉट एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यानी कि कौन है जो व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता, दूसरा है वातावरण, तीसरा है आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, और चौथा है परीक्षाओं की संख्या। यानी कि जो व्यक्तित्व विकास होता है, तो इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वह कौन सा ऐसा कारक है जो व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो ऑप्शन तीसरा जो है आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, यानी कि आनुवंशिकता भी और वातावरण ये दोनों ही व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। किसी एक को आप नहीं कह सकते, ना ही आप केवल आनुवंशिकता को ही कह सकते हैं और ना ही आप केवल वातावरण को ही कह सकते हैं। इन दोनों का जो मिला जुला रूप होता है वही व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यानी तीसरे क्वेश्चन की। बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन सा है। यानी कि जो बालक होते हैं उनमें जो जन्मजात विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि सभी बालक जो होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं, जन्म से ही उनमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। चाहे वो शारीरिक विभिन्नताएं हों या मानसिक विभिन्नताएं हों, सीखने से संबंधित विभिन्नताएं हों, मतलब किसी न किसी प्रकार की विभिन्नताएं जो होती हैं वो बालकों में जन्मजात ही पाई जाती हैं। तो उनके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन सा है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पर्यावरण है, दूसरा ऑप्शन वंशानुक्रम है, तीसरा है समाज, या चौथा ऑप्शन है जात या धर्म। तो इनमें से कौन सा वह कारक है जो बालकों में जन्मजात विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो वंशानुक्रम होता है, यानी कि जो वंशानुक्रम होता है जो कि जन्मजात होता है, यही बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात विभिन्नताओं के लिए एक उत्तरदायी प्रमुख कारक होता है। वंशानुक्रम होता क्या है, यानी कि जो माता पिता के जो भी लक्षण होते हैं उनका जब संतानों में जो पहुंचना होता है यही वंशानुक्रम कहलाता है। तो जो वंशानुक्रम होता है ये बालकों में पाई जाने वाली जितनी भी जन्मजात विभिन्नताएं होती हैं उन सभी के लिए एक उत्तरदायी कारक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वंशानुक्रम। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है वो आनुवंशिकता संबंधी कारक है, यानी कि कौन सा गुण है इनमें से जो आनुवंशिकता से या वंशानुक्रम से आ सकता है। पहला ऑप्शन है आंखों का रंग, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, तीसरा है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चौथा है चिंतन पैटर्न। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि आंखों का रंग।
ये यही जो आँखों का रंग होता है यही तो आनुवंशिकता के द्वारा या वंशानुक्रम के द्वारा माता पिता से संतानों को मिलते हैं। तो जो आनुवंशिकता संबंधी कारक है वह आँखों का रंग होगा, क्योंकि जैसे माता पिता की आँखें होंगी ठीक उसी प्रकार से उसकी जो होने वाली संतानें होंगी उनके आँखों का रंग होगा। अगर माता पिता की जो आँखें अगर भूरे रंग की हैं तो उनकी जो होने वाली संतानें होंगी उनमें भी चांसेस होते हैं कि आँखों का जो रंग होगा वो भी भूरे कलर का ही होगा। तो जो आँखों का रंग है यह मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। बाकी जितने भी ऑप्शन है ये सभी गलत ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आँखों का रंग। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा वातावरणीय कारक है जो विकास को आकार देता है या विकास को प्रेरित करता है, विकास को बढ़ाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है पौष्टिकता की गुणवत्ता, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता, चौथा है शारीरिक गठन। तो इनमें से कौन सा वह ऑप्शन है जो मतलब कि जो वातावरणीय कारक होता है उसको विकास, वातावरणीय कारक इनमें से कौन सा है जो विकास को आकार देता है, यानी कि जो बालक होता है उसमें डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है। तो जो चौथा ऑप्शन है शारीरिक गठन, यानी कि अगर बालक का जो शारीरिक गठन है, शारीरिक जो बनावट है अगर वह अच्छी है तो यही क्या करती है, यही विकास को आकार देता है। शारीरिक गठन जो होता है यही विकास को आकार देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 शारीरिक गठन। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है। यानी कि जो बाह्य वातावरण होता है इसके अंतर्गत कौन सी परिस्थिति आएगी, सामाजिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या उपयुक्त सभी। तो जो भौतिक होता है, सामाजिक होता है और सांस्कृतिक, ये सभी जितनी भी ये परिस्थितियाँ होती हैं ये सभी बाह्य वातावरण के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ये जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं ये सभी बाह्य वातावरण के अंतर्गत आती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है, पिछड़ेपन का कारक नहीं है। यानी कि जो बालकों का पिछड़ापन होता है तो इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो बालकों के पिछड़ेपन से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है शारीरिक, दूसरा है स्वभाव संबंधी, तीसरा है वंशानुक्रम संबंधी और चौथा है राजनीतिक संबंधी। तो इनमें से ऐसा कौन सा कारक है जो पिछड़ेपन से संबंधित नहीं है। तो जो चौथा ऑप्शन है यानी कि जो राजनीतिक कारण है, ये राजनीतिक कारण किसी भी बालक के पिछड़ेपन होने का, किसी भी बालक के पिछड़े होने का कोई कारक नहीं है या कोई इसका कोई संबंध पिछड़ेपन से नहीं होता है। इनके अलावा जो शारीरिक जो भी उनकी शारीरिक बनावट होती है, फिर उनका जो स्वभाव होता है और उनके जो भी वंशानुक्रम लक्षण होते हैं ये सभी बालक के पिछड़ेपन के कारक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो राजनीतिक कारक है यह बालक के पिछड़ेपन के कारक से संबंधित नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 राजनीतिक। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख करके घबरा मत जाइएगा क्योंकि जो सीटेट की परीक्षा होती है इसमें इससे भी ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। यही सेम इसी लैंग्वेज में सेम जैसे ये लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट की परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुश्रेष्ठ है। यानी कि आप किसी भी कक्षा में एक शिक्षक है तो आप क्या करते हैं, आप क्या देखते हैं कि आपकी कक्षा का एक जो छात्र है वो बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है, यानी कि उसकी जो बुद्धि है वो बहुत तेज है लेकिन शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन उसका जो शरीर है वो काफ़ी कमज़ोर है, यानी शरीर से वो दुबला पतला है। आप उसके पिता से मिलते हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं किंतु शरीर से काफ़ी कमज़ोर, यानी कि जो बालक है और जो उसके पिता हैं वो दोनों मतलब कि क्या हैं, बुद्धि से तो तेज हैं, यानी कि बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं लेकिन उनका जो शारीरिक बनावट है, उनका जो शरीर है, शरीर से वो काफ़ी दुर्बल और कमज़ोर हैं, यानी कि शरीर से वो काफ़ी कमज़ोर हैं। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है। तो आप एक शिक्षक होने के तौर पे, शिक्षक होने के नाते आप कारण का पता लगाएंगे कि आखिर ऐसा किसके कारण हो सकता है, यानी कि क्या कारण हो सकता है कि जो बालक है और जो उसके पिता हैं वो बुद्धि से श्रेष्ठ हैं लेकिन शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है पौष्टिक भोजन का अभाव, यानी कि उनके अंदर पौष्टिक भोजन के अभाव की कमी है, या पिछले कई वर्षों की बीमारी, या उनके जो पिछले कई वर्षों की बीमारी है उसके कारण ऐसा है, यानी कि पिछले कई वर्षों की बीमारी
ये कह सकते हैं कि जो बालक या उसके पिता हैं वो पिछले कई वर्षों से बीमार हैं, यह कारण हो सकता है। तीसरा है आनुवंशिकता का प्रभाव, यानी कि उनकी आनुवंशिकता का प्रभाव उन पर पड़ रहा है, इसीलिए जो बालक है और जो पिता हैं वो दोनों शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। या चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई भी कारण जो है वो मायने नहीं रखता है उनके शारीरिक रूप से कमज़ोर होने में। तो इसका अगर सही जवाब होगा तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, आनुवंशिकता का प्रभाव। यानी कि जो बालक हैं, बालक के जो पिता हैं वह भी शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, इसीलिए जो उनकी जो संतान है, यानी उनका जो बच्चा है, उनका जो पुत्र है, वह भी शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, और जो पिता हैं वो बुद्धि से श्रेष्ठ हैं। इसीलिए आनुवंशिकता के कारण ही जो वो छात्र है, यानी कि उनके जो पिता है, उनका जो बेटा है, वह भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ है लेकिन अपने पिता की तरह ही शरीर से कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे पिता हैं सेम वैसे ही लक्षण उसके संतानों में जा रहे हैं, तो वह छात्र भी अपने पिता के समान ही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, आनुवंशिकता का प्रभाव। अगले 9th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, यानी कि आप जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आप जिस कक्षा के शिक्षक हैं, उसमें एक छात्र है वो कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, यानी कि जो बालक है वो उद्दंड टाइप का है और वो क्या करता है, बहुत शैतानियाँ करता रहता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु, यानी कि ये जो समस्या है बालक की, क्योंकि वो अनुशासनहीनता कर रहा है, तो आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे, यानी कि कौन सा उपाय करेंगे ताकि जो बच्चा है वो अनुशासनहीनता करना कम कर दे। तो पहला ऑप्शन है उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा, छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता है। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। चौथा ऑप्शन है उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो चौथा ऑप्शन है उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बालक को किसी भी मनोचिकित्सक के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मानसिक रूप से ठीक है। फिर स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करेंगे। नाम काटने जैसा जो निगेटिव वर्ड है ये आपको यूज नहीं करना है, यानी स्कूल से उसका नाम नहीं काटना है। फिर छात्रों को रोज़ पीटेंगे, किसी भी प्रकार से छात्र को आप पीट नहीं सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होता है। तो बचा एक फर्स्ट ऑप्शन, यही सही होगा, यानी कि उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसके जो भी उसका वंशानुक्रम है, उसका जो भी वातावरण इन्वायरमेंट है, उसका हम पता लगाएंगे और उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। ये सबसे सटीक और आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि जो पहला आंसर है वही सही हो जाएगा। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, ये एक पॉजिटिव आंसर है, तो यही सबसे सही हो जाएगा। बाकी सभी निगेटिव आंसर हैं तो वो नहीं होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल, यानी कि आप केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक के तौर पे कार्य कर रहे हैं और आपकी कक्षा का एक छात्र है जिसका नाम अफजल है, वह हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। यानी वो कहाँ का रहने वाला है, वह हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। तथा एक अन्य छात्र, यानी एक दूसरा छात्र है सुदीप, वो केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, यानी इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है वातावरणीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, आप आपकी शिक्षण विधि, यानी आप जो शिक्षण विधि अपना रहे हैं उसके कारण, उसका कारण हो सकता है विभिन्नता होने का, या उपयुक्त सभी, या ये जो जितने ऑप्शन हैं ये सभी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये उपयुक्त सभी में से कोई ऐसा नहीं हो सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी वातावरणीय कारक। कहने का मतलब है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि आप एक विद्यालय में शिक्षक हैं और आपकी कक्षा का जो एक छात्र है वह हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और जो दूसरा छात्र है वो केरल का रहने वाला है। तो दोनों में रंग, रूप में, उनकी भाषाओं में, क्योंकि केरल जो है वो केरल वाली भाषा बोलेगा, जो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश तरफ की भाषा बोलेगा, तो उन दोनों में भाषाओं में भी विभिन्नता देखने को मिलेगी, उनके स्वभाव में भी विभिन्नता देखने को मिलेगी, उनके रंग रूप में विभिन्नता देखने मिलेगी। तो इसका जो कारण है तो क्या है, इनका कारण जो होता है वो वातावरण का कारण होगा, यानी वातावरण के प्रभाव के कारण ही इनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का वातावरण दूसरा, जो सुदीप है वो केरल का रहने वाला है उसका वातावरण दूसरा होगा। तो वातावरणीय प्रभाव के कारण ही इन दोनों जो दोनों छात्र हैं उनके रंग में, रूप में, स्वभाव में और भाषाओं में विभिन्नताएं देखने को मिल रही हैं। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वह सही ऑप्शन हो जाएगा।
तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताए गए ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, अच्छे से समझ में आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी सीटेट की परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।